अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू MTR डायरीज़। कल कुदरती फेसबुक पे स्क्रॉलिंग करते हुए रैंडम एक वीडियो रिकमेंडेशंस में आ गई। सरेआम की वो वीडियो थी और मतलब उसमें इकरार भाई ने किसी जेल का विज़िट किया हुआ था। उस जेल के अंदर काफ़ी लोगों से वो मिले और मतलब औरतों की जेल थी, ख़वातीन की। उसके अंदर काफ़ी सारी कहानियाँ ऐसी थी जिसको सुन के बंदा लिटरेली रो पड़े। और बाकायदा यानी एक तो ऐसी कहानी, वो बेचारी लड़की सी थी, रिसेप्शनिस्ट कहीं पे थी, और वहाँ पे सिर्फ उसने वादा मतलब उसने वहाँ पे गवाह के तो यानी शाहिद थी वो कत्ल की। और बाद में शायद वो उसको गवाही के लिए उन्होंने कहा हुआ तो शायद वो मान गई होगी। पड़ली जो पार्टी थी वो असर रसूख वाली थी, जो कातिल की पार्टी थी, उन्होंने जनाब उसके ऊपर ही उल्टा केस डलवा के और उसी को कातिल साबित करके और जनाब उसको पता नहीं कितने सालों की सज़ा करवा के बेचारी साड़ी थी कितने सालों से। अब वो वकीलों को केस करवा रही है। वकील आपको पता है माशाल्लाह, मैं क्या कमेंट करूँ हमारे मुल्क के वकीलों के ऊपर। वो जनाब केस बढ़ाई जा रहे हैं, फिर अदालतों में केस फंसे रहते हैं, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, फिर चल रही हैं, फिर अपीलें चल रही हैं, फिर स्टे लिया हुआ है। फिर कैसे कैसे मामला, कितने कितने केस यहाँ इस मुल्क में चलते रहते हैं। इस तरह और काफ़ी कहानियाँ थी जिन बेचारियों को, अब चूँकि वो लड़कियाँ होती हैं। अच्छा, फिर एक और मामला होता है कि ऐसी जो ख़वातीन होती हैं उनका जो ख़ानदान होता है या तो पीछे होते बड़े कमज़ोर हैं, या अगर कुछ हों भी सही तो वो फिर ऐसी और लड़कियों से दूर रहते हैं। यानी उनकी ज़िम्मेदारी उनसे, यानी अपनी ख़ानदान सोसाइटी में इज़्ज़त बचाने के लिए उनसे लाताल्लुकी का ऐलान करके साइड पर रहते हैं। तो अब बेचारियों को कोई पूछने वाला भी नहीं होता। वो अंदर से ही जो हल्का फुल्का जो जेल के अंदर कोई कमाई मतलब होती है जॉब्स वगैरह करके, उसी से बेचारी पीछे कर रही होती हैं वकील वगैरह, और वो वकील उनको टरखाई खड़े होते हैं। कोई तगड़ा वकील नहीं मिल रहा होता। इस तरह के मामला चल रहे हैं। तो खैर बड़ा दुख हुआ चीज़ें देख के। और ये आपको ही पता है कितने कितने हमारे पिछले दिनों भी आई हुई थी कहानी कि पता नहीं कितने सालों के बाद मुजरिम जनाब बेकसूर साबित हुआ। इतने साल की जेल काटी पड़ा। जब वो फैसला हुआ पता लगा तब तक उससे एक साल पहले वो खुदकुशी करके बेचारा मर चुका था। तो यानी इतने बुरे हालात हैं इस मुल्क के, बकंदा बंदा रो पड़ता है सुन के, चीज़ें देख के रो पड़ता है। और आजकल मैं वैसे ज़रा एक खान साहब की जो ऑटोबायोग्राफी है ना, पर्सनल हिस्ट्री, पाकिस्तान पर्सनल हिस्ट्री, इमरान खान साहब ने खुद लिखी है वो मैं पढ़ रहा हूँ। उसके अंदर खान साहब ने अपनी पूरी ज़िंदगी के तजर्बात और सारा कुछ लिखा हुआ है। तो आपको पता है खान साहब भी मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में 8 दिन के लिए जेल गए थे। DG खान जेल में उन्हें रखा गया था। तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि उन्होंने जो जेल के अंदर देखा, उसमें उन्होंने 2-4 बंदों के लिखा है जो बेकसूर थे। उसमें उन्होंने लड़के का भी लिखा है जो अपने बचपन में ही बेकसूर होने के बावजूद और सिर्फ इसलिए जेल में था कि उसके माँ बाप वकील नहीं कर सकते थे, वो जेल में पड़ा हुआ था। और ख़ान साहब ने लिखा था कि यार ये हमारा सिस्टम है। मतलब खान साहब ने वो चीज़ें ज़्यादा क्लोजली देखी हुई हैं जो शायद हम टीवियों पे देख रहे हैं, जो शायद हम सुन रहे हैं। और ख़ान साहब ने उसमें बड़ा अज़म का एक मतलब डेफिनेटली जिस तरह का उनकी एक विज़न था या उनके करने की तड़प थी, जिस तरह हम भी देख के कहते हैं कि हम काश कुछ करें, उन्होंने बड़े एक अज़म का मतलब कहा हुआ था कि मैं करूँगा जाके, अज़म एक ज़ाहिर किया हुआ था। लेकिन आप देखें वो PM हैं, वहाँ बैठे हैं, और हो सकता है उनके जहन में चीज़ें हों भी लेकिन वो नहीं कर पा रहे। मकसद कहने का क्या है कि आपका सिस्टम इतना बुरी तरह बर्बाद हो चुका है। यानी इस मुल्क के सिस्टम पे जब आप बात करने बैठो आप हैरान हो जाते हो कि यार क्या बात की जाए, एक एक चीज़, एक एक चीज़। अच्छा, उसी तरह एक और किस्त थी सरेआम की, उसके अंदर क्या सीन था कि जी इन्होंने किसी होटल पे छापा मारा। वो होटल यानी एक बड़े असर रसूख वाले इलाके में और एक बड़े असर रसूख वाले शख्स का था, और उस होटल में छापा मारा है। वहाँ जी जनाब वो मखसूस वीडियो कैमरे लगा के, मैंने फेसबुक पे शेयर भी की हुई है, वीडियो कैमरे लगा के ना वो कुछ मतलब लोगों की एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड कर लेते थे, बाद में उन्हें ब्लैकमेल करते थे। अब ये इकरार भाई ने छापा मारा, वहाँ से वो सारा डाटा उन्होंने लिया। आप उनका असर रसूख चेक करें कि अब वो जो डाटा, वो सारा जो वहाँ से सबूत, एविडेंसेस, वीडियोस, कैमरेज, वो सब कुछ इकट्ठे करके जिस गाड़ी में रख के, पुलिस की कस्टडी में जिस गाड़ी में रख के वो सामान जा रहा है थाने, रास्ते में वो गाड़ी गायब हो गई है और वो एविडेंसेस थाने में ही नहीं पहुँचे। यार ये तो एक मिसाल है, इस तरह की हज़ारों मिसालें पड़ी हैं जिनको सुन के बड़ा दुख भी होता है कि यार इस मुल्क का क्या बनेगा। तो भाई खुदारा रिक्वेस्ट मेरी यही है कि यार प्लीज़ प्लीज़ सीरियस लें चीज़ों को, कोशिश करें कि पॉलिटिक्स में आएँ यार, पॉलिटिक्स में आएँ, या जिधर भी हैं आप जिस डिपार्टमेंट के अंदर भी हैं, चाहे आपको अपनी जान देनी पड़े, लेकिन प्लीज़ उस डिपार्टमेंट के अंदर अपनी ईमानदारी के साथ मामला को ठीक करने की कोशिश करें। मतलब लोग अक्सर डर जाते हैं कि यार ज़िंदगी प्यारी है और इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। यार मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि अक्सर मैं ये चीज़ सोचता हूँ और मैं आपसे भी ये पूछता हूँ कि सिर्फ ये बताएं कि ये जो आप लॉजिक देते हैं कि इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता, मैं क्यों करूँ, मैं अपनी जान दाव पे क्यों लगाऊँ और मैं ये क्यों करूँ, तो मुझे सिर्फ ये बताएं जब रोज़े क़यामत आप जाएंगे, अल्लाह रसूल के आगे पेश होंगे, तो अगर नबी पाक ने आपको ये मेना मार दिया कि मेरा भतीजा सिस्टम और मेरा नवासा सिस्टम के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ
और उस खिलाफत के सिस्टम को बचाने के लिए उसने अपनी पूरी नस्लें तबाह करा दी। ठीक है, तुम एक बुरे सिस्टम के खिलाफ खड़े ही नहीं हो सके, तुम्हें अपनी जान की इतनी परवाह थी। या इवन अगर आपसे कायद आज़म ने पूछ लिया कि यार जैसा मैं तुम्हें मुल्क दे के आया था, तुमने मेरे मुल्क को बचाने के लिए किया ही क्या था, तो क्या आप ये जवाब दे के जस्टिफाई कर सकेंगे अपने आप को कि जी मैं बेबस था और मैं कुछ कर ही नहीं सकता था, और चूँकि मुआशरा इतना ख़राब था, सो मैं भी उसके साथ रंग में रंग के मैं भी दोनों मियाँ करने लग गया था। ज़रा इस चीज़ को ज़रा संजीदगी से सोचिएगा। थैंक यू सो मच।